प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर मैं बता दूं ये रसायन का चैप्टर है और रसायन का ये चैप्टर नंबर 1 है। तो मैंने बायोलॉजी का भी चैप्टर 1 आपको पढ़ाया है। इस प्रकार से आगे के चैप्टर्स को मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो आम भाषा में आपने पदार्थ को अभी तक पढ़ा होगा, तो पदार्थ हम लोग उस वस्तु को कह सकते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं कि यह पदार्थ को आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप यह लिखेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है तथा ये कुछ स्थान घेरती हैं। इसका मतलब इसमें कुछ आयतन होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है और आप इसे याद करके लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर पदार्थ यदि बोला जाए तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप अपने अगल बगल देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पेन को देख रहा हूँ, तो ये क्या है? पदार्थ है। इसी के साथ मेरा शर्ट क्या है? पदार्थ है। मेरा बॉडी क्या है? पदार्थ है। फैन क्या है? पदार्थ है। दीवार क्या है? पदार्थ है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको कुछ अलग चीज़ पूछा जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये पदार्थ हैं या फिर नहीं है। जैसे कि आपको पूछा जाए कि प्रेम क्या है, तो यह क्या ये पदार्थ है या पदार्थ नहीं है? तो आपको उत्तर देना है कि प्रेम पदार्थ नहीं है, गुस्सा पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो पदार्थ में हम लोग क्या कहेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। तो द्रव्यमान जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ द्रव्यमान है, हमारे शरीर में कुछ द्रव्यमान है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। और वे कुछ स्थान को घेरती हो, मतलब कुछ उसका आयतन हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो क्या हवा पदार्थ है? तो इसका उत्तर है हाँ, हवा पदार्थ है। क्योंकि आप देखेंगे कि हवा कुछ स्थान घेर रही है। तो यदि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ ये स्थान हवा से भरा हुआ है और हवा में द्रव्यमान भी है और वह स्थान भी घेर रही है, इसलिए वह क्या है? हवा है। तो सबसे पहला प्रकार का जो प्रश्न आपको आएगा वह यही आएगा। तो पुराने ज़माने से ही पदार्थ के बारे में अलग अलग धारणाएं, अलग अलग बातें बताई गई थी। लेकिन अब हम लोग पदार्थ को दो कसौटी पर इसको तौलेंगे और यहाँ पर हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप यह मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो कि आपके चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप या भौतिक गुण को हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको आ सकता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करें या बताएं। तो आप ये पांचों पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो एक एक करके मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पदार्थ का भौतिक गुण है उसमें यह है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन करिए, देखिए एक पदार्थ को। तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। हवा क्या हो गया? पदार्थ हो गया। पानी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। नमक क्या हो गया? पदार्थ हो गया। चीनी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। तो इनके बारे में आप जरा सोचिए और उसके बाद उसके हम लोग भौतिक गुणों को देखते हैं। तो सबसे पहला भौतिक गुण जैसे आप देख सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो जो भी पदार्थ हम लोग देख रहे हैं आसपास आजू बाजू, वे सब क्या हैं? छोटे छोटे कण के बने होते हैं। यदि मैं छोटे छोटे वर्ड दूसरे गुण में यूज करूं तो आप पहले वाले में छोटे छोटे कण ना लिख के कणों से मिलकर बना होता है, ये याद रख लीजिए। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जो वायु है, यह हवा है, वह किससे मिलकर बना है? कण से मिलकर बना हुआ है। हमारा हाथ किससे बना है? कणों से मिलकर बना हुआ है। कण मतलब छोटा छोटा कण, इस तरीके से आप समझिए। मेरा चश्मा किस चीज़ से बना है? कणों से मिलकर बना हुआ है। ये पेन किस चीज़ से मिला है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए एक प्रयोग बताया गया है। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर बीकर लेना है और बीकर में ये जल भर लेना है।
तो आप देख सकते हैं जलों के बड़े बड़े जल भी किस चीज से बना है, छोटे छोटे कण से बना हुआ है। तो छोटे छोटे कण को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके बुक में दिखाया गया कि लगभग 1,00,000 गुना बड़ा मैं कण यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर बीकर में पानी लेना है और फिर क्या करना है, उसमें आपको नमक डाल देना है। तो आप जब नमक डालेंगे इसमें, इस बीकर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है और फिर उसको क्या कर देना है, आपको घोल देना है। तो आप देखें कि जो नमक है इस प्रकार से यह उसमें घुल मिल जाएगा। तो जो पानी का कण है या फिर बोलें जो पानी है उसमें नमक क्या हो जा रहा है, घुल मिल जा रहा है। और यह प्रयोग बताता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्योंकि नमक तो थोड़ा बड़ा था। आपने देखा होगा कि नमक कितना छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, लेकिन जब आप नमक को पानी में डालकर घोलेंगे तो पूर्ण रूप से घुल मिल जाएगा, जो कि यह बता रहा है कि वह जो छोटा सा नमक था वह भी कणों का बना हुआ था, इसलिए वह पूरा क्या हो गया, घुल मिल गया। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा सोचिए कि कोई बड़ा सा सेंधा नमक आपने सुना होगा या फिर मिश्री सुना होगा, उसको आप डालिए तो मिश्री क्या हो गया, बड़ा सा टुकड़ा हो गया। सेंधा नमक क्या हो गया, बड़ा सा टुकड़ा हो गया। उसको यदि आप पानी में डाल के घोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरा घुल मिल जाता है। इसका मतलब वह भी किस चीज़ से बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसी के लिए ये प्रयोग पहला वाला आपको बताया गया है। तो आपने अब समझ लिया होगा कि कोई भी पदार्थ किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा जो बताया गया हुआ है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट उस पानी में आपको क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। तो जैसे ही पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो वह पानी क्या हो जाता है, उसका रंग चेंज होता है, मतलब हल्का लाल रंग का हो जाएगा। इस टाइप से आप समझिए। और फिर उस पानी में से थोड़ा सा पानी निकाल कर आपको फिर क्या करना है, एक और पानी से भरा हुआ बीकर डालेंगे, उसमें उसको थोड़ा सा डाल देना है। तो आप देखेंगे कि उसका रंग भी हल्का लाल हो जाएगा। फिर इस पानी में से निकाल कर कुछ ml पानी निकाल कर आपको नेक्स्ट बीकर में डालना, जिसमें सिर्फ पानी है। तो आप देखेंगे कि उसका भी रंग वहाँ पर क्या हो जाता है, हल्का लाल होना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि एकदम थोड़ा सा अमाउंट लेके आप उसको डालते जा रहे हैं तो वो सब में फैल जा रहा है। और इसका यह मतलब बताता है कि वह कितना छोटा कण से आखिर बना होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर डेटॉल है और ये डेटॉल बहुत, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परखनली में आपने डेटॉल रखा हुआ है। डेटॉल पानी में मिलाया हुआ डेटॉल है। अब इसका कुछ खास नहीं करना, आपको 2-4 बूंद ही लेना है और 2-4 बूंद को लेकर या फिर बोलिए 1-2 बूंद लेकर एक ग्लास भरे पानी में आपको डाल देना है। तो क्या होगा, वो पूरा ग्लास का पानी डेटॉल गंध आना शुरू हो जाएगा। यदि उस ग्लास के भरे हुए पानी में से भी थोड़ा सा पानी निकालकर एक और अन्य ग्लास में आप डाल दें तो उस ग्लास में भी वो गंध चला जाएगा। जरा सोचिए कि वो ग्लास में भी डेटॉल का अंश चला जाएगा। इसका मतलब है कि आखिर वो कितना छोटा होता है उसका कण कि यहाँ से डेटॉल को दूसरा ग्लास में हल्का सा डाला, उसके बाद उसमें से निकाल के तीसरा ग्लास में हल्का सा डेटॉल को डाला तो वहाँ भी उसका गंध पहुँच जा रहा है। यह क्या बताता है कि उसके कण कितने छोटे होते हैं। तो ये सारे प्रयोग आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहला क्या हो गया, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये आपने समझ लिया। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत ही छोटे होते हैं, मतलब वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आप देख सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो यहाँ से एक आपको प्रश्न भी आता है और यह आपको समझना भी है। तो पदार्थ के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पानी था, पानी के में हम लोगों ने चीनी डाला या नमक को डाला तो हम लोगों ने देखा कि वो पूरा घुल मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए पानी का कण है तो पानी के कण के बीच कुछ रिक्त स्थान था जिसमें फिर
नमक का जो कण है वह उसके अंदर समावेशित हो जाता है, मतलब नमक का जो कण है उसके अंदर ये घुस गया। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो एक पदार्थ है उसके बीच में कुछ खाली स्थान रहता है। यहीं से आपको एक प्रश्न आता है कि जब हम लोग एक गिलास पानी में या फिर बोलें बीकर में रखे हुए कुछ पानी में नमक डालते हैं तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर इतना पानी है, इस पानी में यदि आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक डालेंगे तो इसका जो पानी का स्तर है वह बढ़ता नहीं है बल्कि यहीं तक रहता है, पानी यहीं तक रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अब ये बात अलग है कि आप यहाँ पर 1 केजी नमक डालेंगे तो ये तो ऊपर आएगा ही आएगा, वैसा बात यहाँ पर नहीं कहना है। यहाँ पर थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा चीनी डालना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 1 गिलास पानी में 2 केजी नमक चीनी डाल दें तो वाजिब है कि पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो उस टाइप से ये प्रश्न नहीं, ये प्रश्न यह बोल रहा है कि यदि ये पानी का लेवल यहाँ पर है और इसमें नमक डाला जा रहा है तो भी आप देखें कि ये पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा है, पानी का स्तर यहाँ का यहाँ ही है, तो आखिर वो नमक कहाँ चला गया? तो इसी के उत्तर में हम लोग बोलते हैं कि चूंकि जो जल है उसके कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसके बीच में नमक के कण समावेशित हो जाते हैं, इस कारण से पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। ये इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट देख सकते हैं वह क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण से वो गतिशील होते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ के कण हैं जिसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और कुछ पदार्थ के कण हैं जिसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। तो जैसे आप मान लीजिए कि वायु के कण हैं तो वायु के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि आप देखेंगे जो द्रव है यानी कि पानी है उसमें उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और यदि हम लोग बात करें ठोस की तो ठोस में जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वह क्या है, बहुत कम है। तो ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बहुत विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, उसके गुण धर्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आपने समझ लिया कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पदार्थ के कण हैं वे गतिशील क्यों हैं, तो इसके उत्तर में हम लोग देंगे कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है, इस कारण से वे गतिशील होते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, यदि इनको ऊर्जा दिया जाएगा तो ये ज़्यादा गतिशील हो जाएंगे और ऊर्जा को निकाल लिया जाएगा तो वे कम गतिशील हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे आप गतिज ऊर्जा, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, गति के कारण ऊर्जा है, तो यदि इसमें एनर्जी दिया जाए, ऊर्जा और दिया जाए तो इसकी गति और बढ़ जाएगी, और यहाँ से ऊर्जा को निकाल लिया जाए तो ये गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहीं पर आपको यह भी समझना है कि विसरण क्या होता है। तो जब इस प्रकार से दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि ठोस या द्रव आपस में मिल रहे हैं, तो उन दोनों के एक दूसरे के मिलने को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर विसरण बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाता हूँ तो अगरबत्ती का धुआं पूरा रूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब अगरबत्ती का जो धुआं है वायु में मिल जाएगा और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। तो यहाँ पर ठोस या द्रव या फिर गैस या ठोस इस प्रकार से आपस में जब मिल रहे हैं तो वही क्या हो रहा है, यहाँ पर विसरण हो रहा है। विसरण का एक और उदाहरण, जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि यहाँ जल है, जल में नमक डाल देंगे तो वो उसमें घुल मिल जाएगा, जल है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे तो वो घुल मिल जाएगा। तो अभी किसका उदाहरण है, विसरण का उदाहरण है। इसके बाद आप लास्ट देख सकते हैं पदार्थों के गुण, जो भौतिक गुण है उसमें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को खींचते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग चौक ले लेंगे, इसके बाद एक लोहा का कील ले लेंगे और उन पे हम लोग हथौड़े को मार कर देखेंगे, उनको काट के देखेंगे। साथ ही साथ एक रबर बैंड भी आप ले सकते हैं, तो इनको हथौड़े से मारेंगे, इनको खींचेंगे, इनको काटने का कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो चौक है वो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि उनके बीच के कणों का जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, कम होता है।
जबकि आप देखेंगे कि जो लोहा है उसके बीच के कणों का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग वायु की बात करें तो आप देखेंगे कि ये कण से मिलकर बना हुआ है, लेकिन मैं आसानी से इस प्रकार से यहाँ पर कर पा रहा हूँ, मतलब इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या है, बहुत कम है। तो इसे भी आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बहुत पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इस आकर्षण बल के आधार पर हम लोग यहाँ पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये भी एक पदार्थ है, तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ऐसे करूं तो ये कुछ अलग नहीं हो पाएगा। लेकिन हवा में मैं ऐसे करूं तो ये हवा के कण एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। तो आगे का टॉपिक आप देख सकते हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं जो कि आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ पर 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर पानी के विभिन्न रूपों की, तो पानी का विभिन्न रूप आप जानते हैं कि वह बर्फ के रूप में रह सकता है, साथ में वह पानी के रूप में रह सकता है, मतलब तरल के रूप में रह सकता है, और वह वाष्प के रूप में रह सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिससे आप पदार्थ की अवस्था को समझ सकते हैं। तो पदार्थ का मुख्य रूप से 3 अवस्था आपको जो पढ़ना है। तो पानी जब ठोस अवस्था में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। पानी जब द्रव अवस्था में होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। और जब वह गैसियस अवस्था में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि पानी तो वही है, लेकिन कभी वह ठोस बन जाता है, कभी वह द्रव बन जाता है, और कभी वह गैस बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग को यह समझना होगा कि जो पानी है वह उसके कण से मिलकर बना हुआ है, और उसका कण जब बहुत पास पास होगा, जब बहुत पास पास आ जाएगा तो वह ठोस कहलाएगा। जब उसका कण थोड़ा दूर दूर होगा तो वह क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। और जब उसका कण बहुत दूर दूर होगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस अवस्था उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो ठोस है, द्रव है और गैस है, उसमें कणों का जो अरेंजमेंट होता है, कणों का जो व्यवस्था होता है, जो व्यवस्थित होते हैं, वह किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ने समझ लिया कि जो ठोस है उसमें जो कण हैं वह बहुत पास पास होते हैं। दूसरा, जो द्रव है उसमें कण में थोड़ी दूरी होती है, लेकिन जो गैस है उसमें कण काफी दूर होते हैं। ये पहला अंतर आपने समझ लिया। दूसरा अंतर आप समझ सकते हैं कि जब ये कण बहुत पास पास होंगे तो इनके बीच में बहुत कम जगह बचेगा, यानी कि इनके बीच का जो जगह है वह बहुत कम होता है। द्रव में आप देखेंगे कि जो बीच में जो जगह बच रहा है, कणों के बीच में जो जगह बच रहा है वह ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि आप गैस में देखेंगे तो कणों के बीच का दूरी काफी अधिक होता है और उनके बीच में काफी ज्यादा जगह होता है। यही कारण है कि आप आसानी से यहाँ गैस में अपने हाथ को घुमा सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पानी आ गया तो आप हाथ को ऊपर से नीचे लाएंगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, और यहाँ पर यदि आपको ठोस आ गया तो यहाँ से हाथ को इस तरीके से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 अंतर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि ठोस में जो कण हैं वह पास पास बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में काफी दूर दूर होते हैं। जबकि यदि स्पेस का बात करें, स्थान का बात करें, तो भी आपको यहां समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में, तो जो ठोस है उसका जो आकार है वह निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे कि ये चश्मा है, इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। यह जो पेन है इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। जैसे कि जो कैमरा है उसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है। ये जो बोर्ड है उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। तो ठोस में यही हम लोग को देखना है कि ये दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि यदि हम लोग गैस का बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हवा है, इसका आप कोई आकृति नहीं है कि यहीं पे रहेगा, वो ठहरने वाला नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेगा। तो इसका ना ही आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया दोनों कि ठोस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार और आयतन निश्चित, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग द्रव की। तो द्रव का जो आकार है वह निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। तो आयतन का मतलब समझिए, आयतन का मतलब जितना है उतना ही रहना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन। तो मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें आपने इतना पानी भर लिया है।
अब इसको हम लोग एक थाली में इस पानी को रखेंगे। अब इस पानी को, इतना ही पानी को हम लोगों ने थाली में रखा। अब इतना ही पानी को हम लोग इस प्रकार से गोल जार में रखेंगे, ठीक है। और इतना ही पानी को एक सिलेंडर टाइप का एक बर्तन में रखेंगे। तो पानी का मात्रा यहां आप देख सकते हैं, जितना है उतना ही है। इसका मतलब इसका आयतन यहां, यहां, यहां और यहां सब जगह आयतन क्या है, बराबर है। जितना यहां था उतना ही यहां है, जितना यहां था उतना ही यहां है, जितना यहां था उतना ही यहां है। मतलब इसका आयतन निश्चित है। लेकिन यदि हम लोग आकार का बात करें तो आप देखेंगे यहां पर किस आकार का हो गया, ये इस तरीके के सिलेंडर का आकार का हो गया, ये पूरा इस तरीके से आकार का हो गया। यहां पर हल्का ये देख सकते हैं इस तरीके से, यहां पर ये आधा बॉल जैसे होता है उस टाइप का आकार का हो गया, और फिर यहां पर ये लंबा आकार का हो गया। तो आकार इसका क्या है, निश्चित नहीं है। जहां इसको डाल दिया जाए उस आकार का ये हो जाता है। यदि इसको बाल्टी में इस तरीके से रख दें तो इस प्रकार का आकार का हो जाएगा, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ। यदि आयतन आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा होगा तो वो उतना ही होता है, आयतन यहाँ पर नहीं बदलता। यही यहाँ पर हमको याद करके रखना होता है द्रव में खास करके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आप देख सकते हैं आकर्षण बल। तो यहाँ ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं आप, यदि हमें यहाँ कणों के बीच यहाँ पर यदि कणों को मैं अलग करना चाहूँ तो आसानी से ये कण अलग नहीं हो सकते हैं, जबकि द्रव में इन कणों के बीच आकर्षण बल उतना ज़्यादा नहीं होता है, और गैस में ये आकर्षण बल बहुत कम होता है। तीसरा आप देख सकते हैं संपीड्यता। तो संपीड्यता समझने के लिए आप इस प्रकार से समझें कि ये एक पंप है जिससे आप हवा भरते हैं अपने साइकिल में, और इस टाइप से ये पंप है, और आप क्या करते हैं, ये पिस्टन लगा हुआ है तो पंप में आप ऊपर से इसको धक्का मारते हैं नीचे की ओर। तो धक्का मारते हैं तो यहाँ से हवा कहाँ चला जाता है, इस टाइप से टायर में, ट्यूब में भरता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, इसके मुंह को यहाँ पर बंद कर देना है। तब आप यहाँ पर, यदि यहाँ पर क्या रखा है आपने, यहाँ पर गैस है, हवा क्या है, गैस है, तो आप इसको दबाएंगे तो भी आप यहाँ पर आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूँ अब तीन चीज़ों की, तो यहां पर यदि हम लोग तीन उसी तरीके से व्यवस्था लगाएं, तीन पिस्टन को लगा दिया गया और यहां पर तीन जार रख दिया गया, एक में रख दिया गया है ठोस, एक में रख दिया गया है द्रव और एक में रख दिया गया है गैस। तो आप देखेंगे कि जो ठोस है उसको यदि आप यहाँ पिस्टन से दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने बालू रख दिया है, तो क्या इसको आप दबाएंगे तो ये दबेगा? इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबेगा। लेकिन यदि द्रव है, यहाँ पर मान लीजिए पानी रखा हुआ है, तो कुछ दब सकता है। यहाँ पर इसकी संपीडितता क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। संपीडितता मतलब वो जो संपीड़ित करते हैं उसको दबाव डालते हैं, उसके बाद ये सिकुड़ेगा, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, संपीड्यता बोल रहे हैं। तो ठोस में संपीड्यता क्या होता है, नगण्य होता है, ये आप इसको दबा नहीं सकते हैं। द्रव में कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर यदि गैस भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, तो आप इसको आसानी से संपीड यानी कि नीचे की ओर दबा सकते हैं। तो ये हो गया संपीड्यता। तो ठोस में ये संपीड्यता नगण्य होता है, द्रव में कुछ होता है, लेकिन गैस में संपीड्यता बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर द्रव के बारे में एक दो बातें आपको बताई गई है। तो यदि ये द्रव है, तो द्रव जैसे कि मान लीजिए पानी है, तो जो मान लीजिए कि नदियों में पानी है, उसमें मछलियां रहती हैं, तो वो ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करती हैं, तो इस पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को वो ग्रहण करती हैं। तो पानी के अंदर क्या घुला होता है, ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, जिसे वे क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ जो नदी है उसमें जो प्लांट है, जलीय पौधे हैं, नीचे की ओर हैं, वो कैसे CO2 को ग्रहण करते हैं, तो वह भी इस जल में घुले हुए CO2 को लेते हैं। इसका मतलब होता है कि ये हो गया द्रव और ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस। तो ऑक्सीजन और गैस एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं, और इसे ही हम लोगों ने क्या बोला था, विसरण बोला था। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक
ग्लास पानी है, उसमें आप चीनी डालते हैं तो चीनी क्या हो गया, ठोस हो गया, और ये चीनी क्या हो गया, ठोस, और ये पानी क्या हो गया, द्रव। तो उनके बीच में भी विसरण संभव है, और आप देखेंगे कि ये जो ठोस है वह द्रव में घुल मिल जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा, क्योंकि जल के बीच क्या है, कुछ स्थान है, या फिर बोले द्रव के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है, स्थान है, जिसमें ये गैस उसमें जगह ले लेता है, या फिर ठोस उसकी जगह को ले लेता है। तो यही मैं आपको बात बता रहा था कि इस प्रकार से जो घुलना मिलना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स आपको समझ लेने हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम लोग बोलते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ये है। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होता है। तो जो हम लोग यूज करते हैं गैस अपने घरों में, तो गैस जैसे ही कि हम लोग इसका नॉब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो गैस एक्चुअली में ये गैस संपीड़ित करके मतलब दबाव डाल के ये द्रव के रूप में रहता है, गैस के रूप में नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही इसका प्रेशर या दबाव कम होता है यह फिर से गैस के रूप में बदल जाता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जो कि आगे हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि यदि ये गैस है तो यदि दबाव इस पे डाला जाए तो इस गैस से द्रव अवस्था में वो परिवर्तित हो सकता है। तो इसको आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे गैस से वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यह पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर आपको लिखना है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसके बाद आपको सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसमें लिखना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपको याद रखना है। तो इस सीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके वहाँ पर हम लोग रखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से जैसे कि रसोई घर में भोजन बन रहा होता है तो आप देखेंगे कि उस भोजन का स्वाद आपके कमरे तक भी पहुंच जाएगा। तो आखिर ये कैसे होता है, क्योंकि वो जो गंध है हवा में घुलकर आप तक पहुंचता है। तो वहाँ पर उस विसरण के द्वारा आप तक वह पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया कि जो गैस है उसमें गैस का भी विसरण होता है। तो यही सारी चीज़ें लिखी गई थी यहाँ पर, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं खास बताया गया है। तो अभी हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस के डिफरेंसेस को पढ़ा, उसके अंतर को पढ़ा, और ठोस, द्रव और गैस में उसके कण किस प्रकार से अरेंज होते हैं यह भी हम लोगों ने समझा। तो हम लोगों ने यह जान लिया कि जो ठोस होते हैं उसके कण बहुत पास पास होते हैं, जबकि जो द्रव होता है उसके कण थोड़े थोड़े दूर होंगे, और जबकि गैस होगा उसमें ये जो कण है काफी दूर दूर होते हैं। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। तो ठोस, द्रव और गैस क्या हो गए, अवस्था हो गए। तो क्या हम लोग ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा गैस को क्या द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होंगी। तो इसके लिए हम लोगों को दो चीज यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले हो गया तापमान का प्रभाव, और दूसरा देखना है दाब का प्रभाव। इसका मतलब तापमान में कुछ परिवर्तन करके हम लोग यहाँ पर अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर दाब में परिवर्तन करके हम लोग यहाँ पर अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिमाग में वही उदाहरण रखना है पानी का, कि पानी जब ठोस अवस्था में रहता है वह बर्फ होता है, क्योंकि ये आसान है आपके समझने के लिए। फिर यह पानी होगा जब द्रव अवस्था में होगा, और यह जब यह गैसीय अवस्था में होता है यह वाष्प के रूप में होगा। तो पानी के इन तीन रूपों को आपने देखा हुआ है अच्छे तरीके से, तो इसको समझना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर आप यह भी जानते होंगे कि अभी हम लोग पढ़ रहे टॉपिक तापमान का प्रभाव। तो आप देखेंगे कि जो बर्फ है वह किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। और जब बर्फ को उष्मा दिया जाएगा तो वह किस रूप में बदल जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है। और जब इसमें और उष्मा देंगे तो वह गैस रूप में बदल जाएगा, यानी कि वाष्प का रूप ले लेगा। यह आपने देखा भी है।
तो यही चीज हम लोग को सीखना है कि जो ठोस है उसमें यदि ऊष्मा दिया जाएगा तो वह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, और द्रव में जब ऊष्मा दिया जाएगा तो वह किस रूप में बदल जाएगा, गैस रूप में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका यदि उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि गैस है उसको ठंडा कर दिया जाए तो वह किस रूप में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, और जब द्रव को ठंडा कर दिया जाए तो वह किस रूप में बदल जाएगा, ठोस के रूप में बदल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग पानी को फ्रिज में रखते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं तो उसको ठंडा देते हैं या गर्मी देते हैं, तो इसका उत्तर है ठंडा देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है। अब यहां से आपको एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि आखिर क्यों ऊष्मा देने पर ठोस जो है वह द्रव में बदल जाता है। इसका मतलब है जब ठोस में हम लोग ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो वह किस रूप में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ठोस है वह कणों का बना होता है, यह मैंने बताया, और जब इसमें हम लोग ऊष्मा देंगे इसको, तो इसके कण में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही आपको भी उत्तर में लिखना होगा कि जब ठोस के कण में ऊर्जा दी जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण वह आप देख सकते हैं थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अब जब वे थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो इस प्रकार से जो कण हैं वे ऊर्जा को अवशोषित करके कंपन करने लगेंगे और एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यह जो ठोस था वह किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। ठीक इसी प्रकार जब इसमें ऊष्मा दी जाएगी तो ये जो कण है वो और काफी दूर हो जाएंगे और ये फिर किस रूप में बदल जाएगा, गैसियस रूप में बदल जाएगा। यह फिर गैस का रूप ले लेगा इस प्रकार से। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम लोग को कुछ और चीज पढ़ना है, तो हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं तापमान का प्रभाव, उसी में एक और चीज पढ़ना है, वह है गलनांक। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि संगलन क्या होता है। तो जब ये ठोस से द्रव में बदल रहा है, वह अवस्था मतलब ठोस से द्रव में बदलना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संगलन। गलन आप देख रहे हैं मतलब गल रहा है, ये भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जब ठोस से वह द्रव में बदल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संगलन बोल रहे हैं। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो जब ये ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इसके लिए कुछ तापमान चाहिए, कुछ हीट चाहिए, कुछ तापमान चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक। तो गलनांक क्या हो गया, तो यहां पर हम लोग सीखेंगे गलनांक का परिभाषा। तो वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे उसका क्या बोलते हैं, गलनांक। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे उसका क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो जो बर्फ का गलनांक है वह 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी को हम लोग बोलते हैं 273.16 केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन क्या है और डिग्री सेल्सियस क्या है, तो यह जो है यह तापमान का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो केल्विन है वह तापमान का SI मात्रक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। और इसी को हम लोग केल्विन को फिर डिग्री सेल्सियस में भी बदलना सीखते हैं। तो इसको मैं अभी सिखा रहा हूं। उसके पहले एक और चीज आप समझ लें कि यहाँ पर जो गलनांक है वह अलग अलग पदार्थों का गलनांक अलग अलग होगा। जैसे बर्फ का गलनांक आप देख रहे हैं कि बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन यदि हम लोग लोहे को पिघलाएं तो उसमें बहुत सारा ऊष्मा का आवश्यकता होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि लोहे का गलनांक बर्फ के गलनांक से क्यों ज्यादा है? तो इसका उत्तर यह है कि जो लोहे के कण आपस में बंधे हुए हैं वो बहुत ज्यादा ताकत से बंधे हुए हैं, तो यदि उनको हम लोगों को अलग करना है तो उसके लिए भी ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जबकि जो बर्फ है उसके कण जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग को कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो लोहे का गलनांक है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि बर्फ का गलनांक क्या है, कम। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग हीरा डायमंड आप जानते हैं, उसको पिघलाएंगे तो उसके जो कण होते हैं, कार्बन होते हैं, वे बहुत अच्छे से वे बॉन्डेड होते हैं और उसको पिघलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसलिए उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जितने अच्छे से कण एक दूसरे से बंधे होंगे उतना ज़्यादा तापमान आपको चाहिए उन कणों को अलग करने के लिए।
इस कारण से उनका गलनांक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को सीख लेना है कि ये केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो एक फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, KC 273, ये 273.16 था, उसको हम लोग नहीं याद करेंगे, इसके लिए हम लोग सिर्फ 273 ही लिखेंगे। तो आपको बस याद कर लेना है KC 273। इसके बाद यहाँ पर आपको इज इक्वल टू साइन दे देना है और यहाँ पर प्लस दे देना है। बस आपका यही फॉर्मूला यूज होगा और इसी से हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल देंगे। मान लीजिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग लिख देंगे K इज इक्वल टू C के जगह कितना लिखेंगे, 100 डिग्री C प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। यानी कि जो 100 डिग्री C है वह कितना हो जाएगा, 373 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कन्वर्जन को याद कर सकते हैं। मतलब यदि केल्विन दिया है तो सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस दिया है तो केल्विन निकाल सकते हैं, यही इसका सूत्र है। तो यहाँ पर एक और चीज को हम लोग को पढ़ना है, वह है संगलन की प्रसुप्त उष्मा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया संगलन क्या हो गया, जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संगलन। तो यहाँ पर अब देखना है कि इसकी प्रसुप्त उष्मा क्या है, गुप्त उष्मा क्या है, इसे हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप समझे इसको कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने बर्फ को रख दिया और इस बर्फ को यहाँ पर हम लोग इसको उसका संगलन कर रहे हैं। मतलब बर्फ से हम लोग क्या बना रहे हैं, इसको पानी में परिवर्तित कर रहे हैं। और यहाँ पर पानी में परिवर्तित करने के लिए क्या आप बता सकते हैं हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लोगों ने इसको ऊष्मा देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ऊष्मा देंगे तो ये बर्फ किस चीज़ में पिघल जाएगा, यह पिघलेगा, पानी के रूप में बदल जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक थर्मामीटर लगा दिया। अब थर्मामीटर में हम लोग यहाँ पर इसका जो थर्मामीटर में जो यहाँ पर इसका मान आएगा, इसके टेम्परेचर का, तापमान का, उसको यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये बर्फ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। तो आप देखेंगे जो बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल रहा होता है, तब भी यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है यह बढ़ नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यह ऊष्मा यहाँ तो जा रहा है, लेकिन यह ऊष्मा जब यहाँ पर जा रहा है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए था, तापमान इसका बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह बढ़ता घटता नहीं है। तो बात यह हुआ कि भाई इसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो यह जो ऊष्मा है वह जा कहाँ रहा है, तो यह ऊष्मा हम लोग बोलते हैं कि यह इस बर्फ को गलाने में कार्य करता है। मतलब जो बर्फ है उसको पानी में बदलने में यह ऊष्मा क्या हो जा रहा है, लग जा रहा है। और इसी कारण से यह इस तापमान मापी में हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह गुप्त है, छुपा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, संगलन की प्रसुप्त उष्मा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वायुमंडलीय दाब पर। अब वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, यहाँ पर जितना दबाव है, वायुमंडल में दबाव होता है, एक खास दबाव होता है, ये आप जानते हैं। तो वही दबाव वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त उष्मा। यानी कि आपको इसको परिभाषित करने के लिए इसी तरीके से लिखना है कि 1 केजी ठोस लेना है, उसके गलनांक पर, गलनांक बर्फ का गलनांक जैसे कितना हो गया, 0 डिग्री C हो गया, पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब इसको द्रव में बदलने के लिए बहुत सारा इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये द्रव में बदलेगा। तो जितना ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त उष्मा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो गल गया, यानी कि ठोस से क्या हो गया, द्रव में बदल गया। जैसे कि बर्फ से पानी में बदल गया, तो जब पानी में बदला तो पानी उबलना भी तो शुरू हो सकता है। तो क्या उबलने के लिए और ऊष्मा देना पड़ेगा, तो इसका उत्तर है हाँ, उसको उबलने के लिए और ऊष्मा देना पड़ेगा। और उस ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्वथनांक बोलते हैं।
तो वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि जो जल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सी। तो जो जल है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने जल को रखा हुआ है और यहाँ इसको उष्मा दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक तापमान मापी हम लोगों ने लगाया है। तो यदि यहाँ पर जो तापमान मापी है उसमें 35 डिग्री मान लीजिए दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो क्या यह जो जल है वह उबलना शुरू हो जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। अब मान लीजिए और उष्मा यहाँ पर दिया जा रहा है और ये 98 डिग्री सी हुआ, तो क्या यह उबलना शुरू हो जाएगा? तो उत्तर है नहीं। लेकिन जैसे ही और उष्मा दिया जाए और ये 100 डिग्री सी पे पहुंच गया तो ये जो पानी है वह क्या हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये उबलना शुरू हो जाए उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसका क्वथनांक बोलेंगे। तो वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाए उसे ही उसका हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं उसका क्वथनांक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दाब का जिक्र किया जा रहा है। दाब का इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो यह पहले ही उबलना शुरू हो सकता है। मतलब यदि 10 मिनट बाद उबल रहा है कोई चीज तो 5 मिनट में ही उबलना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर में कि यदि हम लोग पानी को एक इस तरीके से पतीले में उबालेंगे और पानी को प्रेशर कुकर में उबालेंगे तो प्रेशर कुकर में वह जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर दबाव क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर आप पतीले में जब उबाल रहे हैं तो यहाँ पर पानी देर से उबलेगा, क्योंकि यहाँ पर दबाव, वायुमंडलीय दबाव पर इसको उबाला जाता है। तो इस प्रकार से दबाव का बहुत विशेष महत्व होता है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर इसके क्वथनांक के परिभाषा में भी दबाव को जरूर उपयोग में लाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाए उसे उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जल का क्वथनांक कितना हो गया? 273 केल्विन। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझना है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा। तो आप देखेंगे कि जब यह वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, द्रव जो है वह उष्मा देने पर किस में परिवर्तित होगा? वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और यह आप ध्यान दीजिए कि जब द्रव है वह वाष्प में बदलेगा तो जो वाष्प है उसमें उष्मा ज्यादा रहता है, मतलब वह उष्मा को सोख लेता है। यही कारण होता है कि पानी की अपेक्षा, गर्म पानी की अपेक्षा वाष्प ज्यादा आपको जला सकता है, क्योंकि उस वाष्प में ज्यादा ऊर्जा होता है। किसकी तुलना में? गर्म पानी की तुलना में। तो यहीं से आपको एक और चीज समझना है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा। तो इसे भी हम लोग इसी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा क्या है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को, यहां ठोस की जगह क्या लिखना होगा? द्रव को उसके गलनांक, यहां पर गलनांक था और यहां पर गलनांक नहीं लिख के हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक। द्रव में बदलने, तो द्रव नहीं आकर के लिखेंगे क्या? गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ठोस को द्रव और द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा सकता है तापमान के द्वारा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि दाब के द्वारा किस प्रकार से ठोस को द्रव या द्रव को गैस, मतलब अवस्था को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ये पिस्टन वाला प्रयोग हम लोगों ने जो बताया था, मैंने संपीड्यता मैंने पढ़ाया था, उसी प्रयोग को वापस से करेंगे। यदि यहाँ पर हम लोग सिलेंडर में गैस हम लोगों ने लिया है, इस गैस को यहाँ पर यदि पिस्टन से हम लोग दबाव डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इस पर दबाव पड़ेगा वह द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, और इस द्रव में यदि हम लोग और दबाव डालेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शर्त यह है कि यहाँ पर तापमान को बढ़ाना नहीं है, जो तापमान है वही तापमान रहेगा। ऐसा नहीं कि आप नीचे से तापमान को बढ़ा दें और ऊपर से दबाव को लगाएं तो कभी फिर यह द्रव में परिवर्तित नहीं हो सकता है।
क्यों ऐसा होगा, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? यदि आपको ये उसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि हम तापमान भी बढ़ाते जाएं और दबाव भी लगाते जाएं तो यह द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये तो अलग बात हो गया। यहाँ पर हम लोग को यह सीखना है, यदि तापमान को निश्चित रखा जाए और यहाँ दबाव लगाया जाए तो यह गैस है वह द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संपीड़न होगा। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो गैस होते हैं उनको दबाया जा सकता है और दबाने के कारण उनके कण हैं वो पास पास में आएंगे। जब ये कण पास पास में आएंगे तो यह द्रव में बदल जाएंगे। और इसी के उदाहरण में हम लोगों ने सीएनजी का नाम देखा था। हम लोगों ने देखा था कि गैस सिलेंडरों में जो हमारे घर में गैस आ रहता है वह संपीड़ित होता है, मतलब उसको दबा के द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है। और मान लीजिए कि ये गैस सिलेंडर है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि ये द्रव के रूप में है, तो जैसे ही यहाँ हम लोग इसको यहाँ पर पाइप के द्वारा ले जाएंगे और ये बर्नर में जैसे ही आएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दबाव कम हो जाता है, और दबाव कम होने के कारण ये जो द्रवीभूत था, मतलब ये द्रव के रूप में था, वो वापस गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे ही दबाव कम होगा द्रव किस में बदलना शुरू हो जाएगा, गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यदि द्रव में दबाव डाला जाए तो वह किस चीज में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, यह दाब के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और वह है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में मैं एनसीईआरटी से आपको बता दे रहा हूं कि जब वायुमंडलीय दाब पर 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो ठोस CO2 है वह कैसा हो गया, उस पर जब दबाव CO2 है उस पर जब दबाव डाला गया तो वह क्या बन जाएगा, 1 atm से ज्यादा प्रेशर यदि दबाव उस पर डाला गया तो वह किस रूप में बदल जाता है, यह गैस रूप में, और यह ठोस के रूप में इसको संग्रहित करते हैं। किस रूप में बदल जाता है, यह ठोस रूप में बदल जाता है। जो CO2 आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट में, यह गैस रूप में है, इसको ठोस रूप में भी रखा जा सकता है। तो जब काफी ज्यादा दबाव इस पर डाला जाएगा, जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा दबाव डाला जाएगा तो यह गैस CO2 मान लीजिए तो किस रूप में बदल जाएगा, ठोस रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर यही है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस CO2 कहते हैं, और इसी को ड्राई आइस भी कहते हैं। तो आखिर प्रश्न है कि इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर से जब ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो गैस था वह ठोस में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही दबाव कम होगा, 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा, तो ठोस किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और यही कारण है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ आप समझ लीजिए, ये बुक में आपका थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन ड्राई आइस हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि हम लोग किसी कागज पर यदि आइस को रखेंगे तो आइस मतलब बर्फ को रखेंगे तो बर्फ क्या हो जाता है, इसको भिंगा सकता है, इस पेज को भिंगा सकता है। लेकिन यदि हम लोग CO2 का जो ठोस रूप है उसको यहाँ पर रख दिया जाए तो वह इसको नहीं भिंगाएगा, इसीलिए उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ अलग बुक में लिखा हुआ था इस प्रकार से, जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से ठोस का इंटर कन्वर्जन है, उसको आपको याद कर लेना। इससे जरूर आपको एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इसको याद कर लेना है और आपको पता भी होगा। जैसे मैं बताऊं कि द्रव से ठोस बन रहा है तो कैसे बनेगा, तो जमा कर, तो इसको बोलेंगे जमना। ठीक इसी प्रकार से ठोस से द्रव में जब परिवर्तित होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन कहते हैं। यह भी आपने बचपन में ही पढ़ रखा है कि जब द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण होता है, गैस से द्रव बनेगा तो संघनन होता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। और एक जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर बच जा रहा है वह है ठोस से गैस और गैस से ठोस। तो इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कपूर को रखा है, किस चीज को रखा है, कपूर को रखा है। अब यहाँ पर यदि आप इसमें देखेंगे, इसमें
उष्मा दिया जाए तो ये जो कपूर है वह ठोस है। तो ठोस पहले जैसे कि मान लीजिए पानी है, बर्फ है और यहां पर गैस है। तो क्या अभी आपने कभी देखा है कि जो बर्फ है डायरेक्ट गैस बन जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। बर्फ को जब गर्मी देंगे, हीट देंगे, तो वह पहले पानी बनेगा। पानी को गर्मी देंगे, हीट देंगे, तो वह गैस बनेगा। यानी कि बर्फ से पानी, पानी से गैस, इस प्रकार से बनता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पानी से सीधे गैस बन जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब ठोस से द्रव और द्रव के बाद ही गैस बनता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो कण हैं वो थोड़े दूर दूर जाएंगे तो द्रव बन जाएगा, इसमें थोड़े और दूर दूर जाएंगे तो वह गैस बन जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि जैसे ये ठोस है तो ठोस को यहाँ पर यदि गर्मी दिया जाए तो ये डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो ठोस से डायरेक्ट यदि गैस में बदल जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस अवस्था परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे उदाहरण में कपूर या अमोनियम क्लोराइड को आप लिख सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को यदि गर्म किया जाए तो वह डायरेक्ट किस चीज में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से कपूर को गर्म किया जाए तो डायरेक्ट वो किस रूप में बदल जाएगा? गैस में। या आपके घरों में फिनाइल का गोली होगा तो आपने देखा क्या कि फिनाइल का गोली पहले द्रव बनता है उसके बाद गैस बनता है? ऐसा नहीं है, वह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से गैस या गैस से ठोस बने तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का सीधा सा मतलब है वाष्प का बनना। तो यहाँ पर एक और वर्ड मैं बताना चाहूंगा और वह है क्वथनांक। तो क्वथनांक आपने इसके पहले के वीडियो में मैंने उसको पढ़ाया है। तो क्वथनांक मैंने बताया था कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि आपने एक पतीला लिया है और पतीला में आप यहाँ पर इसमें ऊष्मा को दे रहे हैं और इस पतीले में आपने जल को भर रखा है, तो यह जल क्या है? यह जल द्रव है। तो यहाँ पर आप ध्यान से यदि देखेंगे तो जब आप पतीले में पानी को रखते हैं और यहाँ इसको हीट देना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही समय बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हल्का हल्का वाष्प उड़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से वाष्प, बहुत हल्का हल्का वाष्प होना शुरू हो जाता है। और आम भाषा में बोले तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ ये उबल नहीं रहा है, उबलने के पहले ही यहाँ पर ये जो पानी है वह वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, या बोले जो द्रव है वह गैस में बदलना शुरू हो जाता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो जो द्रव है वह वाष्प में बदल रहा है क्वथनांक के पहले ही। मतलब जैसे ही आप देखेंगे कि ये गर्म होना शुरू हुआ, यहाँ वाष्प बनना शुरू हो जाता है। या ऐसा भी आप समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा थाली है, उसमें आपने पानी को इस प्रकार से रख दिया और कुछ दिन बाद जब, और आपको कोई यहाँ पर गर्मी नहीं देना है, कोई इसको गर्म नहीं करना है, कोई इसको धूप में नहीं रखना है, बस आपको रूम में छोड़ देना है। तो कुछ दिनों बाद, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें से सारा पानी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो द्रव था वह वाष्प में बदल गया। और वह किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ? वाष्पीकरण के द्वारा हुआ। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। कि यहाँ पर ये स्वयं से ही जो द्रव है वह वाष्प में बदल जा रहा है। आपको कोई यहाँ पर इसको उबालने का नहीं जरूरी है, इसको क्वथनांक के जितना इसको टेम्परेचर या तापमान देने का जरूरी नहीं है। यह स्वयं से ही क्या हो जा रहा है? यह वाष्प में बदलना शुरू हो जा रहा है। तो आप बोलेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो
सबसे पहले तो यह समझिए एक सतही प्रक्रिया है, मतलब यदि हम लोग द्रव को यहाँ पर रख रहे हैं तो ये सतह, ऊपर वाला जो सतह आपको दिख रहा है वहां पर ये हो रहा है, ये नीचे नहीं हो रहा है, ये ऊपर सतह पर होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सतही प्रक्रिया, मतलब ये सतह पर हो रहा है। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि सतह पर जो द्रव के कण हैं वह वाष्प में कैसे बदल जा रहे हैं? इसके उत्तर में आप यह देख सकते हैं कि इस सतह पर जो द्रव के कण होते हैं उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसका कण जो है वह एक दूसरे के आकर्षण बल को तोड़ देता है, और जब वह एक दूसरे के आकर्षण बल को तोड़ देता है तो वह मुक्त हो जाता है और ये फिर वाष्प बन के फिर वहां से उड़ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं द्रव की सतह पर उपस्थित कण की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये जो मान लीजिए द्रव है तो द्रव में नीचे भी कुछ कण हैं और ऊपर भी कुछ कण है, तो यहाँ जो ऊपर कुछ कण दिख रहा है उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, जिससे कि वह एक दूसरे के आकर्षण बल को तोड़ देगा और फिर यह क्या होगा, वाष्प बन के यहां से उड़ जाएगा। इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वाष्पीकरण करने वाले कारक, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया गया कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे कि सतह का क्षेत्रफल, दूसरा हम लोग देखेंगे तापमान में वृद्धि या कमी, आर्द्रता में कमी या वृद्धि, इसी प्रकार वायु की गति में वृद्धि या कमी। तो ये 4 कारक हैं जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में यह रखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहला हो गया सतह के क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल या बढ़ाएं या फिर घटाएं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक ही आयतन का पानी को कटोरा में रखते हैं, इस प्रकार से एक पतीला में रखते हैं और इसे हम लोग एक थाली में रखते हैं इस प्रकार से। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ जो सतही क्षेत्रफल है इसका क्या है, कम है, और इसका क्या हो गया, ज्यादा। तो यहां पर ज्यादा वाष्पीकरण होगा या यहां पर ज्यादा वाष्पीकरण होगा। तो जैसे जैसे सतह बढ़ेगा वैसे वैसे मैंने बताया कि सतह पर ये जो कण है उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस कारण से यहां ज्यादा यदि सतह मिला तो ज्यादा कण यहां पर मुक्त होने के लिए रहेंगे, इस कारण से यहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ सतह क्या है, कम है, तो यहाँ पर ऊपर में कण क्या होंगे, कम होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर जो कम कण होंगे उसमें कम कण ही ऊपर की ओर उठेंगे, और यहाँ पर ये ज्यादा कण हैं वो ऊपर उठेंगे, तो यहाँ वाष्पीकरण कम होगा और यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से सतही ये एक प्रक्रिया है, ये मैंने आपको बताया। तो यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ज्यादा यदि क्षेत्र है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, कम क्षेत्र है तो वाष्पीकरण कम होगा। दूसरा तो आप खुद ही समझ सकते हैं, यदि तापमान आप ज्यादा देंगे तो वहां गर्मी ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण ऑब्वियस है कि ज्यादा होगा, और यदि तापमान कम रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ये तो बहुत ही आसान सा चीज है। तीसरा हो गया आर्द्रता में कमी। तो आर्द्रता क्या होता है, तो जी ये वायुमंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको लगता है कि सिर्फ गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ आपको यहाँ गैस नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारा आर्द्रता भी है, यानी कि यहाँ पर पानी के कण भी मौजूद होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है, पानी के कण होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो बरसात के दिनों में यहाँ पर आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, और धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में यहाँ पर आर्द्रता क्या होगी, कम होगी, ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताऊं कि आप यदि कूलर को चलाते हैं अपने रूम में, तो कूलर को यदि रूम में चलाएंगे तो उसका आर्द्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि आर्द्रता बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होता है, तो और वाष्पीकरण भला कैसे होगा, वाष्पीकरण वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद आ जाता है वायु की गति में वृद्धि।
तो मान लीजिए कि ये कपड़ा है और कपड़े को इस प्रकार से मैंने धोया और इसे मैं इस प्रकार से सुखा रहा हूं, और इसी कपड़े को मैं इस प्रकार से उड़ा के सुखा रहा हूं। तो क्या आप बता सकते हैं किसमें ये जल्दी सूखेगा? तो जब मैंने इसको उड़ाया इस प्रकार से इस भीगे हुए कपड़े को, तो ये जल्दी सूखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वायु है इसके कण को उड़ाकर ले जा रहा है। या बोले कि यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। यदि वायु रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वायु यदि नहीं होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। यही कारण है कि कभी कभी आप भीगे हुए कपड़े को फैन पर इस प्रकार से डाल देते हैं, तो फैन वहाँ क्या करेगा? हवा देगा, और उस हवा से वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि वायु में यदि गति में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वायु की गति में वृद्धि कम होगी यानी कि कमी होगी तो यहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह वाष्पीकरण से शीतलता। इससे आपको एग्जाम में जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आखिर वाष्पीकरण से शीतलता क्यों आता है? तो इसको 3 इस तरीके से स्टेप्स में हम लोग सीखते हैं। तो जब वाष्पीकरण होता है तो वहां पर वह ऊर्जा को अवशोषित करता है, और ऊर्जा उसको चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यदि वाष्पीकरण हो रहा है तो इसको ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा लेके यदि उड़ जाता है तो उसका वहां पर ऊर्जा क्या हो गया? कम हो गया। और जब वहां ऊर्जा कम हो जाएगा तो अगल बगल से ऊर्जा का वो क्या करेगा? अवशोषण करेगा, और जब अगल बगल से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो वहां पर शीतलता का अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए ये एसीटोन द्रव है, ये तो ठोस आपको दिखा रहा हूं मैं, लेकिन मान लीजिए ये द्रव है, तो जैसे ही इसको मैं हथेली पे रखूंगा तो एसीटोन क्या करेगा? एसीटोन यहाँ पर उसका वाष्पीकरण होगा और एसीटोन यहाँ से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही एसीटोन उड़ना शुरू हो गया तो उसका ऊर्जा में क्या हो गया? कमी हो गया। तो वो क्या करेगा? हाथ के अगल बगल से ऊर्जा को सोखेगा। तो जैसे ही हाथ के अगल बगल से ऊर्जा को वो सोखेगा तो क्या होगा? आपको वहां पर हथेली में शीतलता का अनुभव होगा। तो ये बहुत आसान सा चीज़ है, आप अपने घरों में कर सकते हैं। तो आपके घरों में आपकी मम्मी नेल पॉलिश यूज़ करती होंगी, तो नेल पॉलिश को आप अपने हथेली पर रखें, नेल पॉलिश को थोड़ा सा निकाल कर हथेली पर रखें, तो आपको ठंडे का अनुभव होगा, ठंडक का अनुभव होगा। तो ऐसा क्यों होता है? इस तरीके से होता है। जैसे ही नेल पॉलिश रखा तो नेल पॉलिश में वाष्पीकरण होगा, जिसके कारण वहाँ ऊर्जा कम होगा, और उस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वह हथेली की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और जिस कारण से वहाँ पर हम लोगों को शीतलता का अनुभव होगा। इसी पे एक प्रश्न आपको आएगा कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो आप देखेंगे कि गर्मियों में जब हम लोग सूती कपड़ा पहनेंगे तो सबसे पहला तो यह आप समझ लीजिए कि जो हम लोगों के शरीर में पसीना होगा वह सूती कपड़ा से एब्जॉर्ब होगा और वह वाष्पीकरण के द्वारा बाहर जा सकता है। मतलब यह जो सूती कपड़ा होता है उससे जो पानी निकलेगा हमारे शरीर से वह शरीर के बाहर जा सकता है। और फिर वही वाला बात हो गया कि यदि यह बाहर जा रहा है तो यहाँ पर ऊर्जा का कमी हो रहा है, और उसको सोखने के लिए हमारा जो शरीर है उसके ऊर्जा को ये क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और इस कारण से हमें शीतलता का अनुभव होगा। और यदि गर्मी के दिनों में हम लोग प्लास्टिक का कपड़ा पहन लें तो इसका जस्ट विपरीत होगा, क्योंकि प्लास्टिक के कपड़ा से होकर जो पानी है वह बाहर की ओर नहीं जाएगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में जो फ्रिज है उसमें एक आपने बोतल को रख दिया है फ्रीजर में, और बोतल में पूरा ये जम गया है, बर्फ़ जम गया है इस प्रकार से। अब जब बोतल को आप निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बगल में बहुत सारा पानी इस प्रकार से आ गया है, बोतल के बाहर क्या हो गया? बहुत सारा पानी आ गया है। तो आखिर ये बोतल के चारों ओर पानी आया कहाँ से? क्या इस बोतल में लीकेज है जिससे कि पानी निकल कर बाहर आ गया? ऐसा हो रहा है क्या? तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस बोतल में पानी कहाँ से आ रहा है? तो जैसे हम जानते हैं कि वायु में क्या है? आर्द्रता है, नमी है, यहाँ भी वायु के कण है, जल के कण है, यानी कि यहाँ भी क्या है? जल के कण है। तो जैसे ही जल के कण यहाँ पर जो आपने बोतल निकाला है उसका सतह क्या है? बहुत ठंडा है। तो वह जो ठंडा सतह है उसके संपर्क में ये हवा में जो जल के कण है वो संपर्क में आ रहे हैं, और जैसे ही वो संपर्क में आ रहे हैं तो उनका संघनन हो जा रहा है।
जो जलवाष्प है उसका क्या हो जा रहा है, संघनन हो जा रहा है और वह जल में परिवर्तित हो जा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों ओर जल, इसके चारों ओर जल चिपक जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि क्यों बर्फ वाला जो बॉटल होता है उसके चारों ओर बर्फ, पानी बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। ऐसे ही आप ठंडा पानी का भरा ग्लास लेंगे तो ग्लास के चारों ओर भी आपको पानी देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने घर पे करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग सारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।